नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है और समय के साथ ये अब असहनीय हो चला है। मार्च महीने में लोगों को जून वाली गर्मी झेलनी पड़ी। इस साल मार्च का जो महीना रहा वो 122 साल में सबसे गर्म रहा। अप्रैल में भी यही हालत रही। आईएमडी ने 122 साल पहले ही मौसम का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। 2 दिन पहले हमने देखा राजधानी दिल्ली में पारा 49 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंडे माने जाने वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वो भी हीट वेव की चपेट में हैं। उत्तर भारत के कई राज्य हीट वेव झेल रहे हैं, तो वहीं असम इस वक्त बाढ़ की गिरफ्त में है। इस बार मानसून वक्त से पहले केरल में दस्तक देने जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में पूरे भारत में तापमान बढ़ रहा है और इस बात की पुष्टि अप्रैल से जून के बीच देश में अनुभव की जाने वाली हीट वेव के जो दिन हैं उनकी बढ़ती संख्या को देखकर भी हो रहा है। इस तरह की गर्मी अब सामान्य सी होती जा रही है। मौसम विभाग ने कम बारिश को इस बढ़ती गर्मी के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी माना है और मौसम विभाग ने जो अध्ययन किया है उससे ये पता चला है कि हर 10 साल में भारत में हीट वेव जो दिनों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन ने भारत और पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी की लहरों को 100 गुना अधिक होने की आशंका भी जताई है कहीं ना कहीं, और भविष्य में इस तरह की घटनाओं के ज्यादा होने की भी संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तमाम विश्लेषण दिखा रहे हैं कि हर 3 शताब्दियों में एक बार होने वाली अत्यधिक तापमान की घटनाएं अब हर 3 साल में होने की संभावना है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने में गर्मी, सर्दी और बाढ़ की घटनाएं रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं। जाहिर है जलवायु परिवर्तन को लेकर ये संकेत चेतावनी भरे हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे मौसम के प्रकोप की, इससे जुड़ी चिंताओं की, चुनौतियों की और साथ ही समाधान पर भी चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 4 खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रा भूषण, प्रेसिडेंट एंड सीईओ इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी आई4एस। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, डायरेक्टर जनरल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर उषा मीना जुड़ी है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज JNU। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा मीना। इसके अलावा मेरे साथ चौथे मेहमान जुड़े हैं अविनाश मोहंती, प्रोग्राम लीड काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। आप चारों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत और शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले डॉक्टर मोहपात्रा आपसे मैं समझूंगी, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ता तापमान की बात कहें या हम सर्दियों की बात कहें, और इस बार जैसे मैंने जिक्र भी किया कि मार्च और अप्रैल में आप लोगों ने बताया कि 122 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, क्यों ये सारे रिकॉर्ड अभी टूट रहे हैं और आगे किस तरह की संभावना अभी गर्मी को लेकर खासतौर से जताई जा रही है? जैसे हम सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्ट बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारतवर्ष में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं इसका कोई इंडिकेटर होते हैं और पहला इंडिकेटर होता है कि टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज होता है या राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है तब हम इसको सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोल सकते हैं। जब नेचुरल वेरिएशन के ऊपर एनहांस्ड वेरिएशन होता है, एनहांस्ड राइज इन टेम्परेचर होता है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दुनिया भर में आप देखेंगे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंडिया में भी अध्ययन से पता चलता है कि जो मीन टेम्परेचर है वो तब 0.62 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर्स राइज हुआ है पर कंट्री एज ए होल। अगर आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कंट्री के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा राइज हो रहा है, सदर्न इंडिया में कम राइज हो रहा है टेम्परेचर। और जो हीट कोर जोन है जैसे कि नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का जोन है जहाँ की ज्यादातर हीट वेव देखने को मिलता है मार्च जून के अंदर, वो रीजन में ज्यादा राइज हो रहा है टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर राइज होने के इमीडिएट इम्पैक्ट ये होता है कि जो हीट वेव होता है समर मंथ्स में, इसका ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। जो हमारा डाटा है पास्ट 50 ईयर्स का 1970 ऑनवर्ड्स आप कंपैरिजन करें, देखें कि ये सभी का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ा है और जो प्रोजेक्शन है टेम्परेचर का इसके हिसाब से आप देखेंगे भी ये बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरे इम्पैक्ट होता है इमीडिएट, जो इम्पैक्ट करते हैं सभी सोसाइटी को और इंडिविजुअल को, वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में सबसे बड़ा होता है कि हेवी रेनफॉल। जितना ट्रॉपिकल कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ हेवी रेनफॉल इवेंट्स बढ़ रहा है, इंडिया में भी इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। स्पेशली जबकि हमारा रेनफॉल 70 to 90% मानसून सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है और मानसून सीजन में ही
ये फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हेवी रेनफॉल बढ़ रहा है। जबकि कोई लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में डेवलप होता है मानसून सीजन पे, जी। वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर जाता है सेंट्रल इंडिया होते हुए, तब इसके साथ साथ मेजर पार्ट ऑफ कंट्री में जैसे सेंट्रल इंडिया पेनिनसुला इंडिया में जो हेवी रेन होता है इसका इंटेंसिटी बढ़ने को देखा है। और प्रोजेक्शन भी यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकता है, लाइट और मॉडरेट रेनफॉल की एक्टिविटी कम हो सकता है जी। सिमिलरली आप देखें कि जो साइक्लोन्स है अरेबियन सी में 1990 से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस साइक्लोन्स बढ़ रहा है, जबकि बे ऑफ बंगाल में इंटेंस साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी सेम रहा है, डिक्रीज नहीं बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। इंक्रीज नहीं हो डॉक्टर रहा है। मोहपात्रा, आपसे जो मगर इम्पैक्ट को जो लेकर है, स्पेसिफिक इम्पैक्ट को लेकर मैं चर्चा आगे करूंगी और उस पर आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी लूंगी, लेकिन फिलहाल जो गर्मी है और जैसा आपने जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र किया उसको लेकर थोड़ी बात हम और करते हैं। चंद्रभूषण जी, क्या हम माने जलवायु परिवर्तन जिसकी बात हम सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसकी चर्चाएं हम सुनते रहे हैं, क्या ये हो चुका है या होना बाकी है, या हमें और ज्यादा इसका कहें ये चेतावनी भरा भयंकर स्वरूप देखने को मिलेगा? क्या स्टडीज कह रही हैं, क्या संकेत मिले? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रहा है। पिछले 170 साल में 1850 से अगर हम तापमान को देखें तो कोई 1.2 डिग्री तापमान बढ़ी है। और जिस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, ये जो तापमान है कम से कम 1.5 डिग्री तो बढ़ेगी वो, और पिछले 10 से 15 साल में। और अगर उत्सर्जन चलते रहा तो 2 डिग्री 2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान है बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। 2100 तक 1.5 से 2 डिग्री तापमान बढ़ेगी। इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है। 1 डिग्री बहुत कम लगता है, आखिर 35 और 36 में क्या फर्क है, लेकिन ग्लोबल स्केल पे, प्लैनेटरी स्केल पे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब है वो पिछले, अगर आप ह्यूमन इन्फ्लुएंस ना हो तो पिछले 3 लाख साल में इतना टेम्परेचर इंक्रीज देखा नहीं गया है नेचुरल वेरिएशन में। तो पहली बात ये समझने की जरूरत है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण हम बहुत तेजी से तापमान बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 1 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर का मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में 1 डिग्री ही बढ़ा है या आर्कटिक में 1 डिग्री बढ़ा है। लोकल स्केल में टेम्परेचर बहुत जगह पे बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे कि ये माना जाता है कि विंटर सीजन में, ठंड के सीजन में भारत का तापमान पिछले 100 साल में कोई 2.5 डिग्री बढ़ा है। हमारे पास रिकॉर्ड है 1901 से ना, IMD का जो रिकॉर्ड है 1901 से अगर सीजनल रिकॉर्ड देखें तो जो आज के दिन में जो विंटर मंथ के तापमान है वो कम से कम 2 से 2.5 डिग्री ज्यादा हैं 1900 से 1920 का अगर एवरेज लेके चलें तो सीजनल टेम्परेचर भी बढ़ा है, डिफरेंट स्केल में रीजनल टेम्परेचर बढ़ा है। तो अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ, हम जो देख रहे हैं दैट इज ए ट्रेलर। जो आप हीट वेव देख रही हैं या एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट की बात जो डॉक्टर मोहपात्रा ने कहा है वो 1 डिग्री का कमाल है। अच्छा, 1.5 डिग्री तो दिया हुआ है। और अगर हम अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम ना करें तो फिर जो भयावह रूप है वो खैर वी कैन नॉट इवन इमेजिन। IPCC की रिपोर्ट उसके बारे में बात करती है, लेकिन अभी के समय हमको ये लेके चलना चाहिए कि वी हैव एंटर्ड ए न्यू एरा ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। हम एक नए एरा में घुस चुके हैं ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, और हमें एडेप्टेशन तो करना है। लेकिन आई थिंक इंडिया और बाकी देशों को वी नाउ नीड टू वर्क वेरी हार्ड कि हम 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को कंट्रोल करें, नहीं तो फिर जो स्थिति होगी वो बहुत ही भयावह होगी। बिल्कुल। डॉक्टर उषा मीना, जाहिर तौर पर जो एक्सट्रीम वेदर हम देख रहे हैं और इसकी स्थिति और ज्यादा गंभीर होने की आशंकाएं लगातार हैं, जलवायु परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं क्या बड़े कारण हैं, मुझे अगर आप समझाएं। गैसों के स्तर पर हम बात करें, देश के स्तर पर बात करें, या हम गतिविधियों के स्तर पर बात करें, तो क्या ऐसी बड़ी वजह है जो स्थितियों को लगातार गंभीर कर रही हैं? जैसे आप लोगों ने इसको बोला है कि ये जो हमारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, ये इसके लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा ये जो हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ये हमारे लोकल वेदर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसको जो डिटरमाइन करता है, ड्राइविंग फैक्टर है, वो है वाटर साइकिल। और हम लोगों को जैसे पता है कि जो सोलर रेडिएशंस होते हैं वो ड्राइव करता है वाटर साइकिल को,
और सोलर रेडिएशन, वाटर साइकिल और ग्रीन हाउस इफेक्ट, दीज आर द 3 फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अर्थ पे एक हैबिटेबल टेम्परेचर बनाए रखने के। लेकिन हमें पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जो हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं उसके उत्सर्जन से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। तो इसके कारण लेकिन जो आज करंट डेट में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो हीट वेव्स का कॉन्टेक्स्ट है, ये रिजल्ट या आउटकम है 2 कंपाउंडेड इवेंट्स का एक साथ मिलने का। हुआ क्या है, दिल्ली के केस में जो हम लोग बात करें तो अभी जो हमारा 49.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किया है, इसमें 2 इवेंट्स हुए हैं। एक तो हमारा मार्च के बाद से रेन डेफिशिएट है दिल्ली में, तो रेन डेफिशिएट, और दूसरा है रेन डेफिशिएट के साथ साथ हमारा जो है ये टेम्परेचर इनहेंसमेंट भी हो गया। तो यहाँ पे 2 एक्सट्रीम इवेंट्स की जो ओवरलैपिंग होने के कारण ये अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव एक्सट्रीम इवेंट्स ऐसे आया है, तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। अब ये एक्सट्रीम इवेंट्स भी जो होते हैं इनको भी हम जो क्वांटिफाई करते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो ये जो हीट वेव्स का भी एक तो है हमारा कि ये रेयर इवेंट्स कंसीडर किए जाते हैं कि क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से डेविएशन है और ये इनके जो अकरेंस के चांसेस होते हैं ओनली 10% है, बट देयर इफेक्ट जो होता है कम्युनिटी पे या वेजिटेशन पे बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये अप्रोच है इसके थ्रू। एक दूसरा होता है कि हम इनके लिए थ्रेशोल्ड, जैसे हमारे यहाँ हीट इवेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो थ्रेशोल्ड डेज कि उसके लिए हमने एक थ्रेशोल्ड लगाया है, उस थ्रेशोल्ड को जब क्रॉस कर जाएगा तो हम उसको कहेंगे एक्सट्रीम इवेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि ड्राउट्स का कि हमारे इतने दिन ड्राउट्स के हैं, तो हमारे अगर ड्राउट से इतने ज्यादा दिन हो जाते हैं देन वी विल कंसीडर दैट इट इज अ एक्सट्रीम। तो मेजरली जो इसको ड्राइव करता है एक्सट्रीम इवेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्लाइमेट चेंज में जो लिमिटेड बोथ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन ऑल्ट्रेशन, जो हमारा रेनफॉल पैटर्न का ऑल्ट्रेशन है हमारा, फिर उसके साथ साथ इसमें एक एडिशनल फैक्टर और आ जाता है, ये तो हो गए नेचुरल फैक्टर्स। दूसरा एक है हमारा लैंड यूज पैटर्न कि हम लोग कैसे लैंड यूज पैटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी इको स्ट्रेस ने एक इमेज रिलीज करी, उसने बताया कि दिल्ली के आसपास भी, दिल्ली में भी और दिल्ली के आसपास कुछ हीट आइलैंड मैप थे ड्यूरिंग ऑन May 15 ओनली ये इमेज रिलीज हुआ था। तो उसमें उसने रीजन ये है कि दिल्ली में जो हीट आइलैंड था उसकी भी डिस्ट्रीब्यूटेड पॉकेट्स थे। ऐसा नहीं था कि दिल्ली में सारी जोन्स में टेम्परेचर बहुत हाई था। जैसे हमारा 49.5 डिग्री टेम्परेचर भी जो मिला है वो हमें 2 IMD की मेट्रोलॉजिकल साइट्स पे मिला है, ऑब्जर्वेटरीज पे मिला है, सब जगह वो नहीं था। तो इसका रीजन, और वहीं पे जो दिल्ली में जो ओपन एरियाज थे या जो एग्रीकल्चर एरियाज थे वहां पे हमारा टेम्परेचर जो था उस दिन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की रेंज जो थी वो बहुत कम थी। तो ये कहने का मतलब है कि द वे वी आर डेवलपिंग, जो हमारा जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, हम मोर कंक्रीटाइजेशन करते जा रहे हैं, हम मोर, हमारी रोड्स हैं, हमारे ग्रीन स्पेसेस की कमी है, हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो भी मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कर रहे हैं। तो ये बहुत नेचुरल फैक्टर्स एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मिल के इसको एक्सट्रीम इवेंट्स को हमारा फोर्स दे रहे हैं कि दे आर इंक्रीजिंग देयर नॉट ओनली इंटेंसिटी, देयर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ एक्सट्रीम। जी अविनाश मोहंती, हम कारणों पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लगातार बढ़ता मौसम का प्रकोप है उसको लेकर अगर मैं योजनाओं के स्तर पर बात करूं, पॉलिसी लेवल पर बात करूं, तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग फिलहाल भारत में क्या नजर आ रही है? गुड इवनिंग प्रीति। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बातें अभी तक डिस्कशन हो चुकी हैं उनको अगर नंबर्स के थ्रू मुझे रखना है, बिकॉज वी डील विथ लॉट ऑफ डेटा, तो डेटा वाइज अगर रखना होगा तो 75% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्सट्रीम इवेंट हॉटस्पॉट्स। ये हमारे रिसर्च से, हमारे सोच से हमें मिला है। जब हमने एक्सट्रीम इवेंट्स में साइक्लोन, फ्लड एंड ड्राउट एंड एसोसिएटेड इवेंट्स, जो डॉक्टर मीना ने भी कहा, and I cannot agree more to what Chandrabhushan and Dr. Mahapatra also said कि in 75% districts में 40% of the districts में देखा जा रहा है एक swapping trend। जो ट्रेडिशनली फ्लड प्रोन एरियाज थे वो ड्राउट प्रोन हो रहे हैं, ड्राउट प्रोन एरियाज फ्लड प्रोन हो रहे हैं। और रिसेंटली हमने रिलीज किया था क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, उसमें हमें ये पता चला है कि 55% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स की जो लैंडस्केप है वो डिसरप्टेड हो चुकी है। हमने, इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उन सबको हमने काफी हद तक डिसरप्शन के ओर देखा है एंड ऑल्टर करने की कोशिश की है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, एंड आई कंप्लीटली अग्री व्हाट चंद्रभूषण सेड कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे तो बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स की
इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। अब पॉलिसीज की ओर अगर आए हम तो सिर्फ 30% जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं और क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं वो अपडेटेड हैं। और क्लाइमेट एक्शन प्लान अपनी साइलों में बनती है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपनी साइलों में बनती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हम क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इन डिस्ट्रिक्ट प्लान्स में या स्टेट लेवल प्लान्स में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें ग्रैन्युलर लैंडस्केप, रिस्क लैंडस्केप जो इवॉल्व हो रही है उसको पहले देखना होगा, इन पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करना होगा। एक पार्ट है पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करना जहां पे ये इंफॉर्मेशंस एक पैलेटेबल फॉर्मेट में जिसे हम हर कोई समझ पाए और अपनी डिसीजंस ले पाए उस फॉर्मेट में डालनी होगी। ये है पॉइंट नंबर 1। तो पॉलिसीज में वो मिसिंग है। सेकेंड पार्ट एक है कि जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वो है फिस्कल एलोकेशन का। फाइनेंशियल एलोकेशन, एडाप्टेशन और मिटिगेशन एक्टिविटीज में अगर इस प्लान्स में हम देखें तो काफी डाइवर्जेंट है। एंड इसमें जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है वो मिटिगेशन फोकस्ड है एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो अडेप्टेशन फोकस्ड है। सो पॉलिसीज को हमें इंटीग्रेट करने के लिए स्टेक होल्डर्स को भी हमें इंटीग्रेट करना होगा। एंड इसके साथ हमें ये जो पूरी क्लाइमेट इंफॉर्मेशन है एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन का जो नजरिया है इसको हमें ह्यूमन सेंट्रिक करना होगा। तभी जाके हम सोच पाएंगे और जान पाएंगे कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट के लिए कम्युनिटी लेवल या फिर लोकलाइज या हाइपर लोकल एक्शंस जो है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। क्योंकि IMD यहाँ पे बैठे हुए साइक्लोन को उड़ीसा में मैनेज नहीं करेंगे। इट इज ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि IMD के इंफॉर्मेशन के अनुसार दे विल हैव टू इनैक्ट एंड दे विल हैव टू टेक इंटीग्रेटेड स्टेप्स। एक कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। 1999 सुपर साइक्लोन आया था, उसमें ओडिशा एंड इंडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट 10,000 पीपल, बट ऑलमोस्ट उसके लोअर कैटेगरी की साइक्लोन आई थी 2019 में, साइक्लोन फनी। उसमें ओडिशा लॉस्ट इन सिंगल डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ लाइव्स। सो एज अ कंट्री हमने अपनी, बिकॉज IMD की और अर्ली वार्निंग्स की एडवांसमेंट इतनी अच्छी हो चुकी है, हमने लाइव्स को सेव करने में बहुत कामयाब हो चुके हैं, बट लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स को वल्नरेबल कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है कि हमारे 10 में से 8 लोग, हमारे रिसर्च से ये पता चल रहा है कि एक्सट्रीमली वल्नरेबल एरियाज में रह रहे हैं और इसकी वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है एंड माइग्रेशन जो है इसको ट्रिगर करेगा और क्लाइमेट सेंसिटिव इकोनॉमिक सेक्टर्स जो है वो काफी इंपैक्टेड होंगे। एंड इंपैक्टेड होने के वजह से हमारी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की एस्पिरेशन है वो भी काफी ज्यादा हमारी कांस्टेंट हो सकती है। इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स, लाइव्स, लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को इंटीग्रेट करना होगा इन सारे पॉलिसीज, प्लान्स एंड एक्शंस में। बिल्कुल। डॉक्टर मोहपात्रा, जो आम इंसान है, आम नागरिक है, वो यही समझता है कि अभी जो हाल फिलहाल की गतिविधियां हैं उसका असर मौसम पर तुरंत हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है? क्या ये दशकों पहले की गतिविधियां हैं जिसका असर अब हमें मौसम पर और एक तरह से जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रहा है, और अभी हाल फिलहाल की जो गतिविधियां हैं उसका असर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा? इसे कैसे समझें हम? जी, क्लाइमेट चेंज का 3 बेसिक कंपोनेंट्स होता है। एक होता है कि साइंस पार्ट, दूसरा होता है एडाप्टेशन, तीसरा होता है मिटिगेशन। और साइंस जब तक कंसर्न है कि पहले बहुत सारा अनसर्टेनिटी था डाटा के अंदर, अभी भी अनसर्टेनिटी है, बट देयर इज अ कंसेंसस अभी कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज दिखने को मिला है और इसका इम्पैक्ट है। इसको क्वान्टिफाई भी किया गया है। जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर साल IPCC को स्टेटमेंट भेजते हैं ये डिटेक्शन के बारे में, कितना चेंज हुआ, कितना एवरेज टेम्परेचर रहा, कोई एक्सट्रीम डेवलप हुआ, सभी का रिकॉर्ड से पता चलता है कि सर्टेनली क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहा है। स्पेशली जो हीट वेव से इसका ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ रहा है। हेवी रेनफॉल जो मानसून सीजन में हो रहा है इसका फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ रहा है। लाइट रेन, मॉडरेट रेन का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो साइक्लोन का मैं बोल रहा था, साइक्लोन का भी इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि अरेबियन सी में नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ रहा है, मगर बे ऑफ बंगाल में इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है। और प्रोजेक्शन यही है कि
जब 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तभी हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज जो हो रहा है अभी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी में वो कंटिन्यू करेगा और एनहांस भी हो सकता है। हाँ। मगर इसके साथ साथ जो सिस्टम पे हम लोगों को ये सब एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है, वो सिस्टम में वेरिएबिलिटी आ सकता है, उसमें रैंडमनेस ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यही है कि जो कोल्ड वेव सीजन है, आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल्ड वेव नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। वेरिएबिलिटी बढ़ने की वजह से भी आपको कभी कभी इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशंस मिल सकता है। और एक बात ये प्रूफ हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर भी रिड्यूस हो रहा है। जैसे हम 3 दिन पहले आपको बोल सकते हैं कि यहाँ हेवी रेनफॉल होगा, क्लाइमेट चेंज इसको लिमिट करता है कि आप 3 दिन पहले नहीं बोल पाएंगे, 1.5 डे पहले आप बोल पाएंगे, ये एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे मेसो स्केल माने वेरी स्मॉल स्केल वेदर इवेंट्स को डिटेक्ट करना, इसका प्रेडिक्ट करना और लोगों के पास पहुंचाना सटीक ढंग पे, इसके ऊपर काम कर रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि जब भी क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रहा है एक्सट्रीम वेदर का, फिर भी फोरकास्ट एक्यूरेसी रिसेंट ईयर्स में ऑलमोस्ट 40% इंप्रूव हुआ है एक्यूरेसी रिसेंट 5 इयर्स कंपेयर टू प्रीवियस 5 इयर्स। बिल्कुल। और मैं इससे बात करना चाहता हूँ कि जो जरूरत होता है, जैसे अविनाश जी बोल रहे थे कि हमको लाइवलीहुड सस्टेन करना पड़ेगा, इसलिए अभी जो इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है, माने एक्सट्रीम वेदर का सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करके इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका बहुत जरूरी होता है। इसलिए रिसेंट ईयर्स में IMD अभी इम्पैक्ट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है सभी सीवियर वेदर इवेंट्स के लिए। इसमें हम हजार्ड मॉडलिंग, इसके साथ वल्नरेबिलिटी मॉडलिंग, एक्सपोजर असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। ये एक ह्यूज टास्क है, इसको आप रियल टाइम पर करना चाहते हैं तो इसके लिए सभी तरीके में जो स्पेशल इंफॉर्मेशन लेकर, सोशियो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स लेकर, विलेज लेवल पर और सिटी लेवल पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में हमको काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम सिर्फ कल वेदर कैसा होगा नहीं बोल के, कल वेदर की प्रभाव में क्या क्या हो सकता है, इसका पूर्वानुमान सटीक ढंग से देंगे। और तीसरा ये है कि हमको अभी ऐसे ही चैलेंज फेस करना पड़ेगा, कैसे हम लास्ट माइल तक हर आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। जैसे अविनाश जी बोल रहे थे कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करें ऑल सेक्टर्स के साथ, जैसे कि लोग वेदर एंड क्लाइमेट का इम्पैक्ट को यूज करते हुए उनका जो ऑप्टिमम यूज करके नॉट ओनली डिजास्टर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस करे बट ऑल्सो उनका सोशल यूजेस को भी एनहांस करे। बिल्कुल। इसके लिए हर घर में मौसम का इंफॉर्मेशन सही ढंग से पहुंचना चाहिए और हर टाइम इसे लेकर डॉक्टर मोहपात्रा काफी काम भी हो रहा है और जो तमाम चेतावनियां हैं या फिर मौसम को लेकर अनुमान है उसे लेकर बहुत तेजी से काम हो रहा है कि लोगों तक इसकी जानकारी सही समय पर पहुंचे। लेकिन चंद्रभूषण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस नकारात्मक प्रभाव को कैसे रोकें। जैसे आपने कहा था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर की तरह है। जब भी हम कोई बड़े वैश्विक सम्मेलन देखते हैं, हम जाहिर तौर पर जलवायु का मुद्दा उसमें जरूर देखते हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी आ रहा है। हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट की बात करें और संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं हैं जिनका जो मेन एक तरह से एम पर्पस माना जाता था वो जलवायु परिवर्तन ही माना जाता था, जलवायु के मुद्दे पर ही मंथन माना जाता था। मंथन होता तमाम देखते हैं, कस्में वादे हम तमाम देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर क्या देशों की या नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो निभाई जा रही है? देखिए, पहली बात ये है कि मेरे पिछले कुछ साथियों ने बताया कि क्या एडेप्टेशन करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट है एडेप्टेशन का। बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल हम एडेप्ट नहीं कर सकते। अगर दिल्ली में, मैं आपको एक मैं थ्योरेटिकल बताता हूं, अगर दिल्ली में 15 दिन 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है 15 डेज, इसका मतलब है कि द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दैट 15 डेज विल बी मैसिव, हेल्थ इम्पैक्ट विल बी मैसिव। तो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक ही लिमिट तक हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये देयरफॉर मिटिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप बात कर रही हैं कि इंटरनेशनल मीटिंग होती है, बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, देश आपस में मिलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सारे देश, हिंदुस्तान भी है उसमें, अमेरिका भी है, यूरोप, चाइना, सब लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन पिछले 15 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अपने आप को, लेट मी रिफ्रेज माई सेल्फ, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, लेकिन
ब्रॉडर जो पिक्चर है मिटिगेशन का, उसमें कोई डेंट नहीं आ रहा। आज से पिछले 15 साल से एनुअली इमिशन बढ़ रहा है। कोविड के समय थोड़ा सा 7-8% इमिशन घटा था, क्योंकि हम लोग लॉकअप में थे, लॉकडाउन में थे, लेकिन इमिशन कम नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हर एक साल 40-42 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं। आईपीसीसी का लेटेस्ट रिपोर्ट यह कहता है कि 2025 तक अगर आप पीक नहीं करते हैं और उसके बाद बहुत तेजी से कम नहीं आते हैं, तो आप 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका, वो आपका दिया हुआ है। दिस इज व्हाट इज गिवन। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि चंद्रभूषण जी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो विकसित देश हैं, अगर हम पर कैपिटा कार्बन एमिशन की बात करें तो हम जानते हैं जो तमाम विकसित देश हैं, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये देश हैं, अमेरिका भी इसमें है, वो काफ़ी आगे नज़र आते हैं। तो पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो ये तमाम विकसित देश हैं जो आगे आते हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी समझने के मामले में ये देश आगे हैं? जिम्मेदार कौन है अगर ये नहीं नीचे जा रहा है? देखिए, पिछले 30 साल से हम यही लड़ाई कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। हाँ, पिछले 30 साल से हम कर क्या रहे हैं? डेवलप्ड कंट्री जिम्मेदार है, उनका पर कैपिटा एमिशन ज्यादा है, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारा पर कैपिटा कम है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे सोल्यूशन नहीं निकल रहा, सिर्फ लड़ाई हो रही है। उसका अब तक 30 साल में क्या हुआ? एमिशन बढ़ते जा रहा है, वो भी आपकी बात सुनते नहीं है, आप भी उनकी बात सुनते नहीं है। हम एक लॉक जाम में हैं इंटरनेशनली आज के दिन में। वो हमारी तरफ उंगली उठा के बोलते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तुम 3rd लार्जेस्ट एमिटर हो। चाइना आज के दिन में 26-27% ग्लोबल एमिशन करता है। देखिए, हम तो कम कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं तुम्हारा पर कैपिटा एमिशन ज्यादा है, तुम्हारा हिस्टोरिकल एमिशन ज्यादा है। तो ये जो ना तू मैं कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सफर कर रहा है बेसिकली आज के दिन में हीट वेव में दिल्ली में, मेरे और आपके जैसे लोग सफर नहीं कर रहे हैं। हम एयर कंडीशनिंग रूम में बैठते हैं, बिल्कुल, एयर कंडीशन कार में बैठते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो दिहाड़ी करता है, जो रिक्शा चलाता है, बिल्कुल, जो कि स्लम में रहता है, जिसके घर का छत टिन का है, आप उसके बारे में सोचिए। उसको क्या लेना देना है ग्लासगो में क्या हुआ? उसको क्या लेना देना है कि बड़े बड़े नेताएं क्या बातें कर रहे हैं? तो ये सब डिस्कशन बड़ा अच्छा है ड्राइंग रूम में बैठ के कि तू मैं तुम्हारा पर कैपिटा अधिक है, मेरा 3rd लार्जेस्ट एमिशन है, उससे सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ठीक है। और हमें आज के दिन में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बोला 2022 का जो रिकॉर्ड टूटा है वो 2024 में भी टूटेगा, 25 में भी टूटेगा, 26 में भी टूटेगा। अगर हम इसको सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका कॉस्ट बहुत बड़ा है और हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है। और हमें ज्यादा, क्योंकि हम सबसे गरीब देश हैं, जनसंख्या में भी हम काफी ज्यादा तो हैं। हमें बहुत इसके कॉस्ट। सो आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस एकेडमिक डिबेट। उसका समय खत्म हो गया। जी, समय बहुत कम है। चंद्रभूषण जी, माफ कीजिएगा आपको रोकने। अविनाश मोहंती, आखिर में बहुत छोटा सा कमेंट आपसे। जिस तरह से चंद्रभूषण ने भी चिंताएं जताई हैं, उन्होंने कहा है कि मंथन बहुत होता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपी जाती है। तो माना जाए, जैसा अभी डॉक्टर मोहपात्रा ने भी कहा कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिहाज से हम काफी आगे बढ़ रहे हैं अपने लेवल पे, और एक मैं कहूँ कि एक छोटे छोटे लेवल तक काम करना हर देश को और खासकर भारत को इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। यही उपाय है हमारे सामने। बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत एक थॉट लीडर है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। आई कंप्लीटली अग्री टू दिस पॉइंट। इंडिया ने काफी लीपफ्रॉगिंग स्टेप्स लिया है एंड इसके एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे जो एजेंसीज हैं, ये सारे कंट्रीज को ला रहे हैं आज। सिर्फ वनरेबल कंट्रीज नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज भी इनको हेल्प कर रहे हैं। बट जो मिसमैच है, हमेशा हम ये सोचते हैं, एंड चंद्रभूषण जी ने भी ये हाईलाइट किया था, कि हम हमेशा सोचते हैं कि क्लाइमेट एक्शन जो है वो ग्लासगो में डिसाइड होगा, फिर जो हमारे गांव में रहते हैं लोग, जो मजदूरी करती है या देहाती करती है, उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। एक्चुअली ये बॉटम टू टॉप अप्रोच में हमें सोचना होगा कि हाइपर लोकल एक्शंस को, जैसे कि महापात्रा जी ने अभी कहा, कि हमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड रेजिलियंस, एंड टू एंड अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना होगा। इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें देखना होगा। देन ओनली हम इकोनॉमिक लॉसेस को कम कर पाएंगे और इकोनॉमिकली हम अपनी लाइवलीहुड्स को एक स्तर पे ले पाएंगे जहां पे उनके लिए भी जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उनकी इकोनॉमिक
कंडीशन से वो भी बढ़ पाए एंड थर्मल कंफर्ट लेवल्स बढ़ पाए। हमें ये सोचना होगा कि जो टीन वाले घर में रह रहे हैं उसको थर्मल कंफर्ट्स कैसे दिया जाए, ये सोचना होगा। और उसके लिए हमें हाइपर लोकल एक्शंस को और स्ट्रेंथन करनी होगी, और इसके लिए ये इंफॉर्मेशंस जो है सेंट्रल एजेंसीज से उसको हाइपर ग्रैनुलर बनाना होगा, और ग्रैनुलर बनाने के लिए हमारी पॉलिसीज जो एग्जिस्ट करती हैं उनको डायनामिक करनी होगी। आज के डेट में वो स्टैटिक है। थैंक यू। इसी के साथ समय पूरा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश मोहंती, डॉक्टर उषा मीना, डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा और चंद्रभूषण जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर है कि जैसे जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उससे गर्मी के कारण जो और इफेक्ट्स है वो भी हमें दिख रहे हैं, मौतों में भी इजाफा हो रहा है। स्पष्ट तौर पर ये दिखा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में स्थिति और खराब हो सकती है, ऐसी तमाम आशंकाएं हैं। दुनिया के देशों ने मिलकर 2050 तक लक्ष्य तय किया कि तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 2050 तक आशंका यही है कि 2 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है, और हम जानते हैं कि इसका कृषि हो, मानव हो, उन सब पर, रहने वाले जो जीव हैं हमारे तमाम, उन पर, समुद्र पर और साथ ही पर्यावरण पर बहुत ही विपरीत असर पड़ेगा। और अगर इसे लेकर जैसा हमने कहा कि माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल से लेकर और दुनिया भर में कड़े कदम ना उठाए गए तो स्थिति दिन पर दिन और ज्यादा गंभीर होती चली जाएगी। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।